इजराइल के तेल अवीव के सड़कों पर शुक्रवार को एक भीषण हमला हुआ है। जानेंगे ये हमले में क्या नुकसान पहुंचा है। तो वहीं तुर्की ने भारत के ऊपर बैन लगाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के तेल अवीव में शुक्रवार सुबह विस्फोट हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने बताया कि ये ड्रोन से किया गया हवाई हमला था। इजराइल की सेना ने कहा कि वो विस्फोट की जांच कर रहे हैं। इजरायली रक्षा बलों ने पुष्टि की कि ये ड्रोन हमला था। सेना ने घटना के बाद हवाई गश्ती बढ़ा दी है। ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इजराइल की कड़ी हवाई सुरक्षा को चकमा देते हुए कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि हमले में घायल 10 लोगों का इलाज किया जा रहा है। हमले के बाद जख्मी 50 वर्षीय व्यक्ति को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इजरायली सेना ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ड्रोन से हुए हवाई हमले ने शहर को प्रभावित किया है। ड्रोन के बिना सायरन बजाए इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब होने के बाद मामले की गहन जांच की जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ये विस्फोट खतरनाक तरीके से अमेरिकी दूतावास के करीब हुआ है। विस्फोट के बाद सड़कों पर अराजकता की स्थिति दिखाई दी। इजरायली पुलिस के अनुसार बम निरोधक विशेषज्ञों सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और स्थिति को काबू किया गया। ये विस्फोट इजरायली सेना द्वारा पुष्टि किए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ कि उसने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया के एक वरिष्ठ कमांडर को मार डाला है। 3 दिन पहले ही मंगलवार की रात भी दक्षिणी और मध्य गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 60 से अधिक फलस्तीनी मारे गए थे। इजराइल और हमास के बीच 9 माह के युद्ध जारी है। यमन के हूती विद्रोही खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं और वो लगातार इजराइल की ड्रोन और मिसाइलें दाग रहे हैं। शुक्रवार तक ऐसे सभी हमलों को या इजरायली बलों ने नाकाम किया। इजराइल ने अब तक हूती विद्रोहियों पर कोई हमला नहीं किया है। वो अपना पूरा ध्यान गाजा में युद्ध और लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई पर केंद्रित कर रहा है। हालांकि आपको बता दूं, हिजबुल्लाह ने पहले भी इजराइल को हमले की धमकी दी थी। नसरल्लाह ने बड़े हमले की चेतावनी करी और इजराइल और हमास के युद्ध के बीच हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी दी। बुधवार को उसने कहा कि अगर इजराइल लेबनान के नागरिकों हत्या करता है तो वो नए इजरायली ठिकानों पर हमला करेगा। नसरल्लाह ने हाल के दिनों में लेबनान में मारे गए गैर लड़ाकों की बढ़ती संख्या को भी रेखांकित किया। सरकारी मीडिया और सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को लेबनान में इजरायली हमले में 5 नागरिक मारे गए, जिनमें सभी सीरियाई थे। 3 बच्चे भी शामिल थे। इससे एक दिन पहले कम से कम 3 लेबनानी नागरिक मारे गए थे। नसरल्लाह ने मुहर्रम के मौके पर एक टेलीविजन को संबोधन किया था और इसमें टिप्पणियों में के दौरान कहा था कि नागरिकों को निशाना बनाना जारी रखने से हिजबुल्लाह उन बस्तियों पर मिसाइल लॉन्च करने को मजबूर हो जाएगा जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के समर्थन वाला संगठन हिजबुल्लाह इजरायली आबादी वाले इलाके को बस्ती के रूप में संदर्भित करता है और इजराइल को मान्यता नहीं देता है। इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था। इसके बाद से हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों के साथ समर्थन की घोषणा की थी। इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू किया, तब से अब तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी जारी है। ईरान के समर्थन वाले गुट तब से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में लड़ाई में 100 से ज्यादा नागरिक और 300 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में बड़ी तबाही देखी गई है। नसरल्लाह ने वादा किया है कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से तबाह घरों को पहले से भी सुंदर बनाएंगे। गाजा पर इजराइल के हमले के 9 माह हो चुके हैं, जिसमें दोनों ओर भारी तबाही हुई है। हाल के हमलों में गाजा में बड़ी संख्या में चिकित्सक भी मारे गए हैं, जिससे सवाल ये पैदा होता है कि क्षेत्र के लोगों का अब इलाज कैसे होगा। डॉक्टर हसन हमदान गाजा के उन प्लास्टिक सर्जनों में से शामिल थे जिन्हें अपने काम में महारत हासिल थी। इजराइल के हमलों से जब अस्पताल घायलों से भर गया तो 65 वर्षीय डॉक्टर हमदान सेवानिवृत्त होने के बावजूद लोगों के उपचार के लिए आगे आए। इस महीने की शुरुआत में इजराइल के हवाई हमले में डॉक्टर हमदान, उनकी पत्नी, बेटे, 2 बेटियां, 1 बहू, 1 दामाद, 6 पोते पोतियां मारे गए। ये लोग उस जगह पर शरण लिए हुए थे जिसे इजराइल ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया था।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की हमेशा इस्लामिक देश होने के कारण पाकिस्तान के समर्थन में रहता है। इस कारण अब तुर्की और भारत के संबंधों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। तुर्की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक भारत को सैन्य उपकरण बेचने पर सीक्रेट तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अर्दोगन की सरकार ने बैन का सीधा फैसला नहीं लिया है, लेकिन किसी भी हथियार बिक्री को मंजूरी नहीं दी जा रही है। ये फैसला तब लिया गया है जब कुछ महीनों पहले भारत ने जहाज निर्माण परियोजना में शामिल तुर्की के फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। तुर्की सरकार ने बैन के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन इसका खुलासा तुर्की संसद में एक बंद दरवाजे के सत्र में हुआ। विदेश मामलों की समिति में 10 जुलाई 2024 के बहस के विवरण के मुताबिक तुर्की की शीर्ष हथियार खरीद एजेंसी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री (एसएसबी) के उपाध्यक्ष मुस्तफा मुरत शेकर ने अनजाने में इस सीक्रेट नीति का खुलासा कर दिया। हालांकि तुर्की की ओर से उठाए गए इस कदम से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिक्स की बात आती है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं। पाकिस्तान के साथ करीबी के बीच देखा जाता है कि तुर्की लगातार भारत विरोधी बयान देता रहता है। यही कारण भारत भी तुर्की के खिलाफ खड़ा हो रहा है। वो भी लगातार तुर्की के दुश्मन ग्रीस से जुड़े विवाद को उठाता रहता है। अप्रैल में भारत ने जहाज निर्माण परियोजना में शामिल तुर्की के एक फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। साथ ही अप्रैल में ही भारत ने ग्रीस के सेना प्रमुख का स्वागत किया था। शेखर ने अपने खुलासे को संवेदनशील बताते हुए सांसदों को बताया कि जब ग्राहक भारत जुड़ा होता है तब सरकार की तरफ से एक भी सैन्य वस्तु की बिक्री की मंजूरी नहीं दी जाती है। भारत के साथ मतभेद के खतरे के बावजूद गुप्त प्रतिबंध की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई। भारत दुनिया के शीर्ष 5 हथियार आयातकों में से एक है। ये हथियार कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है जो लगभग 100 अरब डॉलर का आयात करता है। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारी राजनीतिक परिस्थितियों और पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती के कारण हमारा विदेश मंत्रालय हमें भारत में किसी भी निर्यात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता है और परिणाम स्वरूप हम अपनी कंपनियों को कोई परमिट नहीं देते हैं। विदेश में तुर्की रक्षा सामग्री की बिक्री के लिए तुर्की सेना से मंजूरी की जरूरत होती है। तुर्की ने कई देशों को ब्लैकलिस्ट कर रखा है जिन्हें वो हथियार नहीं बेचता है। खैर, अब तुर्की ऐसा करेगा ये तो निश्चित ही था और भारत भी अब तुर्की के जो दुश्मन देश हैं उन सब के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। हाल ही में तुर्की के दुश्मन ग्रीस के साथ, अभी हाल ही में आर्मेनिया को भी भारत ने कई तरह के हथियार सौंपे हैं और इस वजह से ये माना जा रहा है कि तुर्की इस तरीके के एक्शन लेगा ही। और सवाल होती है कि सिर्फ ये अंदर खाने इस तरीके का निर्णय ले रहे हैं, सीधे सीधे सामने आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी बायर कतार जो कि TB2 ड्रोन्स बनाता है, इन्होंने पहले भी स्पष्ट किया था और कहा था कि हम नहीं देंगे भारत को हथियार। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। क्या भारत को भी तुर्की को लेकर और बैन वगैरह लगाने चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।